स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल सिविल सेवा गुरुकुल पर। यहाँ पर आज ध्येय का टेस्ट नंबर 15 करेंगे और ये फुल लेंथ में 4 टेस्ट है। यहाँ पर समसामयिकी अप्रैल की ली गई है और यहाँ पर 150 क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये फुल लेंथ टेस्ट है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों के निर्णय की शक्ति विशेष रूप से किसके पास है। यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों के निर्णय की शक्ति विशेष रूप से किसके पास है। तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के पास तो होगी नहीं, सांसद के पास भी नहीं होगी, संसद के पास और उच्च न्यायालय के पास नहीं होगी। यहाँ पर आंसर होगा बी, भारत का उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा। ऑप्शन 1 है, इसे विश्व के जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर ये सही है। यह कई राज्यों में फैले चयनित क्रमिक स्थलों को समाहित करने वाला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये भी सही है। संपूर्ण पश्चिमी घाट केवल एक ही राज्य में स्थित है। ये तो बिल्कुल ही रोंग होगा, यानी यहाँ पर आंसर होगा एक, यानी यहाँ पर 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर बताना है। भारत में सेल्सियस ने 2026 की एक राजकीय यात्रा के दौरान ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अपॉर्चुनिटी पहल की शुरुआत की। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 1 तो सही है। ऑप्शन 2 देखते हैं, इस पहल का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी सहयोग और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। यानी ऑप्शन है यहाँ पर, ये भी इसकी सही व्याख्या करता है 3 में। यहाँ पर आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लासी के युद्ध 1757 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। ऑप्शन 2 है यहाँ पर, इसने पहली बार बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। ये भी ऑप्शन सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को भी कथन ए और कारण आर कहा गया। भारत का राजकोष के घाटा एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधार आवश्यकता को दर्शाता है। सही है। इसकी गणना कुल व्यय में से उधारी को छोड़कर कुल प्राप्ति को घटाकर की जाती है। ये भी ऑप्शन सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा 5 में आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्द्र भूमियों को प्रायः भूदृश्य की किडनी क्यों कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ही देखते हैं। यहाँ पर भी सही हुआ, वे प्रदूषकों को अपसादों को छानती यानी कि वे प्रदूषकों और अपसादों को छानती हैं तथा जल प्रवाह एवं गुणवत्ता को नियंत्रित करती हैं। यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवयुग पालिका योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शन 1 है, यह राज्य के 17 प्रमुख नगर निगमों से बाहर स्थित जिला मुख्यालयों के शहरी स्थानीय निकायों को लक्षित करती है। ये सही है। यह पूर्णतः स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार के अनुदान से वित्त पोषित है। ये ऑप्शन यहाँ पर रोंग है,
यहाँ पर 1 सही, यहाँ पर आंसर होगा डी। 7 में आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड और गांधी वृंद समझौता, भारत सरकार अधिनियम। और हमसे यहाँ पूछा है इनके सही काल बताने। ये भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पर ये तो देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। जलियांवाला बाग ये कब हुआ था? 1919 में। और गांधी वृंद समझौता कब हुआ था? 1931। और दांडी मार्च कब हुआ था? 1930। और ये तो लिखा हुआ ही है, यानी यहाँ पर 8 में आंसर होगा 2, 1, 3, 4। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यापार सुगमता रैंकिंग मुख्य रूप से किसी देश का मूल्यांकन किस आधार पर करती है? यानी यहाँ पर बताना है व्यापार सुगमता रैंकिंग मुख्य रूप से किस देश का मूल्यांकन किस आधार पर करती है? व्यवसाय संचालन को प्रभावित करने वाले नियामक, पर्यावरण कारक जैसे व्यवसाय आरंभ करना, अनुबंधन, प्रवर्तन और कराधान। यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। 9 में आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 10 में बताना है, यह वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों का समन्वय करता है। ऑप्शन 1 सही है। इसके पास स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले सदस्य देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की प्रवर्तन शक्तियां हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर रॉन्ग है, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। 1 ठीक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैश्विक सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में बताना है कि कौन सा सही है। यानी ऑप्शन 1 है यहाँ पर, वैलिएंट सीड्स और रिजोल्यूट ड्रैगन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने सहयोगियों के साथ आयोजित सैन्य अभ्यासों में से एक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। ऑप्शन 2 है, यह अभ्यास ऐसे अभ्यासों का उद्देश्य आमतौर पर भाग लेने वाली सशस्त्र सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता बढ़ाना होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। ऑप्शन 3 यहाँ पर, भारत विश्व भर के सभी अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में अनिवार्य स्थायी भागीदार हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर आंसर होगा ए। 11 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से होकर यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं गुजरती? कर्क रेखा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से धन विधेयक और वित्तीय विधेयक के बीच सबसे अच्छा अंतर स्पष्ट करता है। यहाँ पर 13 पूछा गया है। 13 में वित्तीय विधेयक केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि वित्तीय विधेयक केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। के बीच सबसे
अच्छा अंतर बताना था ना यहाँ पर, क्योंकि क्या है ना कि धन विधेयक तो लोकसभा में, तो यहाँ पर वित्तीय विधेयक केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत यानी कि प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पर 13 में, ये तो 13 में ये तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। और ऑप्शन 3 यहाँ पर धन विधेयक के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है, ये भी रॉन्ग होगा। दोनों के बीच कोई संवैधानिक अंतर है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमसे यहाँ पर सबसे अच्छा अंतर पूछा है। धन विधेयक अनुच्छेद 111 में निर्देशित मामलों से विशेष रूप से संबंधित होता है, जबकि वित्तीय विधेयक में वित्तीय मामलों के साथ अन्य प्रावधान भी शामिल हैं। यानी यहाँ पर आंसर होगा ए, ये सही है, क्योंकि केवल धन विधेयक वित्तीय विधेयक का इतना राज्यसभा से तक कुछ वो नहीं होता, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। और हमसे यहाँ पर अंतर पूछा गया था, यहाँ पर आंसर होगा ए, 13 में आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, भी कथन ए और कारण आर बताना है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जो महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। कारण तो सही है। इसका नवीनतम चरण 5.0 केवल राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया और इसका कोई राज्य विशिष्ट क्रियान्वयन नहीं है। यानी ऑप्शन कारण आर गलत हो जाता है, यानी आंसर होगा 14 में सी। 14 में आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जीएसटी का प्रवर्तन, विमुद्रीकरण, मेक इन इंडिया, दिवाला और शोध अक्षमता संहिता अधिनियम। यहाँ पर 15 सबसे पहले मेक इन इंडिया कब शुरुआत हुई थी? मेक इन इंडिया 2014 और दिवाला और शोध अक्षमता अधिनियम 2016। विमुद्रीकरण नवंबर 2016 में था, नवंबर 2016। और जीएसटी 2017। यानी यहाँ पर 15 में आंसर होगा सी। 3, 4, 2, 1 इनका सही क्रम हमें बताना था और ये सही है। आज क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, भी कथन ए और कारण आर बताना है। पश्चिम घाट की पश्चिमी ढालों पर पूर्व ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। 16 में बताना है, ये सही है। वे भू आकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं, जिनके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवनाभिमुख ढाल पर ऊपर उठती हैं और ठंडी होती हैं और वर्षण करती हैं। यानी ये भी सही है, उसकी सही विशेषता बता रहा है। यहाँ पर आंसर देखते हैं। 16 का आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें सही बताना है। कौन सा? यह अनुच्छेद 200 यानी 279 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ये ऑप्शन सही है। इसके निर्णय हमें वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में बताना था। इसके निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से लिए जाते हैं, जिसमें संघ को कोई विशेष मत भार प्राप्त नहीं है। 17 में यहाँ पर 2 वाला रॉन्ग होगा और आंसर होगा डी, पहला सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है। पाक जलडमरू मध्य भारत को किससे अलग करता है? भारत को किससे अलग करता है? क्या पूछा गया? पाक
जल डमरू मध्य ये करता है श्रीलंका को, यानी 18 में आंसर होगा सी। तमिलनाडु और श्रीलंकाई में जाफना द्वीप के बीच स्थित है, लिख लेना जाफना द्वीप के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। इसमें 17 लक्ष्य शामिल हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 2030 एजेंडे के भाग के रूप में 2015 में अपनाया गया था। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है यहाँ पर ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे कुछ एसडीजी संकेतकों पर भारत सबसे तेजी से सुधार करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऑप्शन 2 भी यहाँ पर सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची से किनसे सम्मिलित करना है। सही कूट में बताना संवैधानिक निकाय और स्थापित करने वाले अनुच्छेद। वित्त आयोग यहाँ पर बताना है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 और निर्वाचन आयोग 224, संघ लोक सेवा 215 और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति। और ये भी बताना कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा आर्टिकल में है, कमेंट में, यानी यहाँ पर आंसर होगा 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यापकता का सिद्धांत निम्नलिखित कथनों में से किस गवर्नर जनरल से सर्वाधिक निकटता से जुड़ा है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड बेटिंग। 21 में यहाँ पर आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, दो 2026 में उल्लेखित वैश्विक घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर बताना होगा कि सही है। 22 में रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर भारत के अंक रैंकिंग में गिरावट आई। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। ऑप्शन 2 है यहाँ पर ओपेक वैश्विक तेल बाजारों को स्थिर करने में मदद करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम उत्पादन को कोटे का समन्वय करता है। ऑप्शन 2 भी यहाँ पर सही है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 2026 में अपनी स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया छोड़कर अपनी तेल उत्पादन नीति को पूर्णतः सामूहिक ओपेक कोटा प्रणाली के साथ विलय कर दिया। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी यहाँ पर आंसर होगा 22 में आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। इनकी उत्पत्ति, ऑप्शन 1 है, इनकी उत्पत्ति गर्म, हमें यहाँ पर उष्णकटिबंधीय के बारे में बताना है। इनकी उत्पत्ति गर्म महासागरों एवं जल के ऊपर होती है, जहाँ समुद्र सतह का तापमान सामान्यतः 26 से 27 डिग्री से अधिक होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर इनके केंद्र में एक शांत बादल रहित नेत्र होता है जहाँ वायुमंडलीय दाब सबसे कम होता है। ऑप्शन 2 भी यहाँ पर सही है, यानी यहाँ पर 23 में आंसर होगा 1 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेपो दर तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। रेपो दर वह वृद्धि, रेपो दर में वृद्धि से वाणिज्य बैंकों के लिए उधार लेन देन महंगा हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति कम होने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। रेपो दर में कटौती को आमतौर पर संकुचनकारी मौद्रिक नीति के रूप से जोड़ा जाता है। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि रेपो दर में वृद्धि से वाणिज्य बैंकों के लिए जो उधार लेना महंगा होता है, लेकिन केंद्रीय मुद्रास्फीति कम होने की प्रवृत्ति होती है। परंतु
रेपो दर में कटौती और विस्तारवादी ना कि, और यहाँ पर हमसे पूछा है यहाँ पे ये संकुचन का है, नहीं यहाँ पर होगा ना विस्तारवादी मौद्रिक नीति, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 रॉन्ग होगा और यहाँ पर आंसर होगा डी। 24 में आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दो कथन दिए गए, विकथन ए और कारण को आर कहा गया। पूना पैक्ट 1932 ने भारत में दलित वर्गों को पृथक निर्वाचित का प्रदान की। 25 हमसे पूछा गया यहाँ पर, ये ऑप्शन यहाँ पर होंगे क्योंकि पूना पैक्ट 1932 ने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचित प्रदान नहीं की थी। वो कह रहा कि की थी नहीं, तो ये अभी कथन तो गलत ही है, बल्कि इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचिका के भीतर या आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया था। यह 1932 में सांप्रदायिक निर्णयों की प्रतिक्रिया थी जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव किया गया था, यानी आर यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर आंसर होगा 25 का बी। ए सत्य है किंतु आर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के राज्य के प्रयास से संबंधित है। 26 यहाँ पर पूछा गया समान नागरिक संहिता, आंसर होगा यहाँ पर आर्टिकल 44। यहाँ पर 26 में आंसर होगा आर्टिकल 244। क्वेश्चन नंबर 27 बताना हमें, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है। गगन नाविक, IRNSS, GPS या ग्लोनास, यानी यहाँ पर आंसर होगा नाविक, जिसका पूर्ण रूप नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन है। भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है जिससे इसरो द्वारा भारत और आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थिति निर्धारण और सेवाएं प्रदान की जाएंगी, यानी यहाँ पर आंसर होगा भी। 27 में आंसर होगा भी। क्वेश्चन नंबर 28, है, निम्नलिखित युग्मों पर यानी प्रणालियों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, यहाँ पर हमें बताना होगा। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन 1 है नेत्र AEW-C, हवाई निगरानी और पूर्ण चेतावनी यानी उद्देश्य प्रणाली हमसे यहाँ पर पूछा गया था, ये सही है। ऑप्शन 2 है एयर सुविधा स्वास्थ्य यात्रा जांच पोर्टल, ये भी सही है। आधार केवल बैंकिंग लेन देन हेतु उपयोग बुनियादी बायोमेट्रिक पहचान है, ये वाला सही नहीं है। ऑप्शन 4 है UPI रियल टाइम अंतर बैंक भुगतान प्रणाली, ये भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए। 28 में आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी 29 में बताना है, यानी यहाँ पर आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में हमें बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर ऑप्शन 1 है, यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में 1 है ऑप्शन है यहाँ पर। लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल के दौरान भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियमित किया गया। ऑप्शन 1 सही है। इसने अंग्रेजी और वर्नाकुलर दोनों समाचार पत्रों पर समान प्रतिबंध लगाए। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन रॉन्ग होगा। यहाँ पर आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। 30 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 है। कौन सी गैस मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, केवल नाइट्रस ऑक्साइड। यानी यहाँ पर 31 में आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC। क्वेश्चन नंबर 31 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को भी कथन है अकारणा में नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। यहाँ पर ये सही है। इसमें विमानों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने, जमीन आधारित रडार की सीमाओं से परे हवाई निगरानी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। इसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1943 में सिंगापुर में जापान के समर्थन से पुनर्गठित किया गया। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है पहला। ऑप्शन 2 है यहाँ पर 1945 के पर 43 में पूछा गया था। और यहाँ पर है 1945 के लाल किला मुकदमे में INA अधिकारी शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर मुकदमा चलाया गया था। ये भी सही है। ऑप्शन 3 INA की यानी कि INA को दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय प्रवासी समुदाय से कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर रॉन्ग होगा 3। यहाँ पर आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 है। किस नदी के विकासात्मक क्रम में निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। यानी कि किसी नदी के विकासात्मक क्रम में निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए और उन्हें घटित होने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 34 में हमें बताना है यहाँ पर बी आकार की घाटी का निर्माण सबसे पहले होता है। फिर उसके बाद विसर्पाकार, जब नदी ऊपर से गिरती है बी आकार की घाटी, फिर उसके बाद ये विसर्पाकार का निर्माण करती है। फिर उसमें गोखुर झील का निर्माण करती है और फिर डेल्टा का निर्माण तो सबसे लास्ट में ही होगा ना। कमेंट में बताना कि कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं भारत में। यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है। शासन में संघवाद की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 35 पूछा गया। सहकारी संघवाद साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघ और राज्यों के बीच सहयोग संबंध पर बल देता है। ऑप्शन सही है। प्रतिस्पर्धी संघवाद का तात्पर्य है कि राज्य केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के लिए प्रतिस्पर्धी स्पर्धा करते हैं, घरेलू संसाधनों या रैंकिंग के लिए नहीं। यानी यहाँ पर 2 रॉन्ग होगा और आंसर होगा यहाँ पर डी। आंसर होगा डी। 35 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर बताना है मैं 36 में। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के वैश्विक केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। ये ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। 36 में ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं।
अभिकथन ए और कारण आर बताया गया है और यहाँ पर हमें आंसर बताना होगा। रोलैक्ट एक्ट 1919 ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और कैद करने की शक्तियाँ प्रदान की। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। यह सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति की सिफारिशों के बाद अधिनियमित किया गया था। ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और ये जो आर है की सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पर आंसर होगा 37 का डी, ए और आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जलवायु वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना विकासशील देशों को अनुकूलन और शमन में सहायता के लिए UNFCCC के अंतर्गत की गई। ये सही है। विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए प्रति वर्ष $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जलवायु वित्त राशि जुटाने की प्रतिबद्धता जताई है। यहाँ पर हमसे सही पूछा गया है तो 38 में ये भी सही है 2। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 है, सभी जलवायु वित्त प्रभाव पूर्णतः अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं जिसमें ऋण का कोई घटक नहीं होता, यानी यहाँ पर ऑप्शन 3 रॉन्ग होगा और यहाँ पर आंसर होगा ए। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी? लाहौर अधिवेशन 29 में। और ये बताना कि इस अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी, कमेंट में मुझे लिख के बताना। यहाँ पर ऑप्शन होगा बी, 39 में बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्थिर व्यापार घाटे के बावजूद किसी देश के चालू खाता घाटा के बढ़ने की सबसे अधिक संभावना किस बात का संकेत है? अदृश्य मध्य खाते पर शुद्ध बहिर्वाह में वृद्धि जैसे निवेश, आय या प्रेषण, यानी यहाँ पर 40 में आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित युग्म यानी कि शब्द विवरण में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बताना है। यूट्रोफिकेशन जल निकायों में अत्यधिक पोषक तत्वों के संदर्भ में शैवाल प्रस्फुटन होता है, ये सही है। ऑप्शन 2 है, जैव आवर्धन उच्च पोषी स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि, ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 है, जैव उपचार प्रदूषित पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए जीवित जीवों का प्रयोग, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 है यहाँ पर, पारिस्थितिकी अनुक्रमण किसी मुख्य प्रजाति का अचानक विलुप्त होना, नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण समय के साथ प्रजाति संरचना में क्रमिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, यानी कि क्रमिक, यानी कि मुख्य अचानक लुप्त नहीं, क्रमिक होता है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन 4 रॉन्ग होगा। यहाँ पर आंसर होगा ए, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूची 1 को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है और बताना है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके मुख्यालय दिए गए हैं। 42 में विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, यूनेस्को पेरिस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, यानी यहाँ पर आंसर होगा 42 में आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, साइमन कमीशन 1928 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के कार्यकरण की समीक्षा के लिए किया गया था, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है यहाँ पर, पर्याप्त भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए इनमें 2 भारतीय सदस्य शामिल हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर आंसर होगा डी, यहाँ पर 1 सही है ओनली। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर की सबसे
उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है। बल के बजाय आकर्षक और अनुनयन के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 है। डीफेक तकनीकी मुख्यतः शासन के लिए एक चुनौती इसलिए प्रस्तुत करती है क्योंकि यह अत्यंत यथार्थवादी परंतु मनगढ़ंत ऑडियो विजुअल सामग्री बनाने के लिए एआई का प्रयोग करती है जो गलत सूचना फैला सकती है, यानी यहाँ पर आंसर होगा 45 का बी। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए। प्रोटोकॉल यानी यहाँ पर सबसे पहले होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर होगा रियो पृथ्वी सम्मेलन, और फिर होगा यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल, और 4 होगा पेरिस समझौता, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। यहाँ पर आंसर होगा बी। यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 47 है। सेवा उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है ये बताना है। यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी के सेवा क्षेत्र समकक्ष के रूप में कार्य करता है। 47 में बताना है यहाँ पर। ये ऑप्शन सही ऑप्शन 2 है। यहाँ पर यह अपने पहले ही संस्करण से असंगठित क्षेत्र और गैर निगमित सेवा उद्यमों को पूर्णतः शामिल करता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन 2 यहाँ पर रॉन्ग होगा। यहाँ पर आंसर होगा डी। 47 में आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 48 देखना है। सांविधिक तरलता अनुपात बैंकों द्वारा किस रूप में बनाए रखा जाता है? स्वर्ण, नगद, अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियाँ, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 है। गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्यतः किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं? मैंग्रोव, शुष्क और अर्धशुष्क घास मैदान, अल्पाइन घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। 49 यहाँ पर आंसर होगा शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान। बताना कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 50 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर बताया गया है। और यहाँ पर हमें उनका आंसर बताना है। अभिकथन ए मैंग्रोव लवणीय तटीय और ज्वारनदमुखी पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं जहाँ अधिकांश पौधे नहीं रह सकते। 50 में ये सही है। मैंग्रोव में विशिष्ट शारीरिक अनुकूलन होता है जैसे श्वसन मूल, लवण उत्सर्जक ग्रंथियाँ, यानी ये भी सही है, यानी यहाँ पर आंसर होगा डी। 50 में आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 51 है। तापीय व्युत्क्रमण की घटना निम्न में से किन परिस्थितियों में होने की सबसे अधिक संभावना होती है? स्पष्ट आकाश और शांत वायु के साथ लंबी शीतकालीन रातें और तापीय व्युत्क्रमण बताया था, पूछा था यहाँ पर। 51 का आंसर होगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है। कोरोमंडल तट को लौटते उत्तरी पूर्वी मानसून अक्टूबर दिसंबर के दौरान महत्वपूर्ण वर्षा प्राप्त होने का सबसे अच्छा कारण कौन सा है? 52 में हमसे पूछा है यहाँ पर।
लौटती मानसूनी पवनें तट से टकराने से पहले बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए नमी ग्रहण करती हैं, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, ग्रीन हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। यह अक्षय ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन के माध्यम से उत्पादित होती है। ऑप्शन वन यहाँ पर सही है। इसका उत्पादन प्रक्रिया उप उत्पादन के रूप में महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, यानी यहाँ पर ऑप्शन टू रॉन्ग होगा। यहाँ पर आंसर होगा डी, क्योंकि हमारा यहाँ पर वन ही ठीक है। यहाँ पर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 54 है, नीति आयोग के गठन किस पूर्ववर्ती निकाय, ये तो सभी को पता है, योजना आयोग, यानी 54 का आंसर होगा बी। ये नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, कमेंट में मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 55 है, बताना है। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्न कथनों में हमें सही बताना है। यहाँ पर भी सही पूछा है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऑप्शन सही है। संयुक्त बैठकें किसी साधारण विधेयक या वित्तीय विधेयक पर गतिरोध को हल करने के लिए बुलाई जा सकती हैं, परंतु संविधान संशोधन के लिए नहीं। ऑप्शन टू भी सही है और वन भी सही है। अब तक भारत के संसदीय इतिहास में केवल 3 बार संयुक्त बैठकें बिठाई गई हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर 55 में आंसर होगा 1 2 3, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए। यहाँ पर है 30, 56 में है 30, 57। न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित संविधान की आधारभूत संरचना की अवधारणा मुख्य रूप से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। 57 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद की संशोधन शक्ति को कुछ मौलिक विशेषताओं को परिवर्तन से सुरक्षित रखकर सीमित करना, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। 57 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन सही है। महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही बोलने भाग लेने का अधिकार है, जिसमें मतदान का अधिकार भी शामिल है। मतदान का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन टू होगा। महान्यायवादी संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, उसे वेतन के बजाय एक निर्धारित पारिश्रमिक शुल्क प्राप्त होता है, यानी 58 में आंसर होगा 1 और 3 सी। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी के सबसे अधिक जुड़ी है, मतलब किस विटामिन की कमी रतौंधी से सबसे अधिक जुड़ी है। यहाँ पर 59 में बताना है। हाँ है विटामिन ए, है यहाँ पर, यानी ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के संदर्भ में इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। सही है। यह दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है, परंतु अध्यक्ष सभापति चुने जाने के बाद यह लागू नहीं हो, यानी कि यहाँ पूछाएगी, परंतु अध्यक्ष और सभापति चुने जाने के बाद यह लागू नहीं होता, यानी यहाँ पर और हमसे सही पूछा है 60 में। यहाँ पर आंसर होगा सी। 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है,
2026 की फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट किस भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर ने जीती? यहाँ पर बताना है आर वैशाली। यहाँ पर है ऑप्शन बी आर वैशाली। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को पूर्ण रूप से कभी लागू न किए जाने के बजाय एक ऐतिहासिक अधिनियम क्यों माना जाता है? इसकी सबसे उपयुक्त व्याख्या कीजिए। 62 पूछा है, इसे संवैधानिक ढांचा और प्रांतीय स्वायत्तता की संरचना प्रदान की जिसे बाद में भारत के संविधान में अपनाया गया। यानी यहाँ पर आंसर है बी। 62 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर भी सही पूछा गया है 63 में। गंगा यमुना नदियाँ प्रयागराज त्रिवेणी संगम में मिलती हैं, ये सही है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश सिंधु गंगा मैदान के अंतर्गत आता है, ये गलत है। इसमें कोई पहाड़ी भूभाग नहीं है, रोंग है। ऑप्शन 3 है, विंध्यन पर्वत श्रेणी दक्षिण उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की स्थलाकृतियों को प्रभावित करती है, ये सही है। और यानी यहाँ पर 1 और 3 सही है। यहाँ पर आंसर होगा सी। 63 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की सबसे उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? शून्य, अवसर, लागत वाली वस्तुएं। 64 में है, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो समाज के लिए सकारात्मक बाह्यताएं उत्पन्न करती हैं। यानी यहाँ पर है ऑप्शन है यहाँ पर ऐसी वस्तुएं जो सकारात्मक बाह्यताएं उत्पन्न करती हैं और यदि पूर्णतः बाजार पर छोड़ दी जाए तो उनका कम उपभोग होता है। यानी यहाँ पर आंसर है बी। 64 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 में पूछा गया अल नीनो दक्षिणी दोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है कि यहाँ पर सही कौन सा है। ऑप्शन 1 कहता है अल नीनो मध्य और पूर्वी भूमध्य प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान के गर्म होने को संदर्भित करती हैं, ये बिल्कुल सही है। अल नीनो वर्ष सामान्यतः भारत में सामान्य से अधिक दक्षिणी मानसूनी वर्षा से जुड़ी होती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर रोंग है। यानी यहाँ पर भारत में अधिक नहीं बल्कि सामान्य से कम। तो यहाँ पर 65 में आंसर होगा 1, ठीक है। यहाँ पर आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्टैगफ्लेशन का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन करता है? स्टैगफ्लेशन का बताना है, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है कि उच्च मुद्रास्फीति, उच्च बेरोजगारी, स्थिर वृद्धि का एक साथ घटित होना। यहाँ पर आंसर होगा 66 का ए। क्वेश्चन नंबर 67 है, फाइव जी तकनीक के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है बताना है। यह 4G नेटवर्क की तुलना में काफ़ी अधिक डेटा गति और कम लंबतता प्रदर्शित करती है। 67 में पूछा है, ये सही है। यह उच्च गति की अल्प दूरी कनेक्टिविटी के लिए आंशिक रूप से उच्च आवृत्ति किलोमीटर वेव स्पेक्ट्रम बैंड का पर निर्भर करती है। ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 है, 5G नेटवर्क मौजूदा 4G अवसंरचना के साथ पूर्णतः असंगत और इन्हें पूर्ण प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर होंगे, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए 1 और 2। 67 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 68 है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य में कौन सा युग्म सम्मिलित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान केरल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। यानी 68 में बताना है कि कौन सा सही है। ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये केरल में नहीं, ये है कर्नाटक में। तो यहाँ पर आंसर होगा ए। 1, 2 और 4 सही हैं। 68 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 69 है। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। यह ध्रुवों पर शून्य और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। 69 ये वाला ऑप्शन गलत होगा, यानी कि यह है ध्रुवों पर शून्य और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है 69 में, तो ये गलत है। कोरियोलिस बल वास्तव में भूमध्य रेखा पर शून्य है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और यहाँ पूछा गया ध्रुवों पर शून्य। और ऑप्शन 1 तो यहाँ पर हो जाता है। और यह उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तु को दाईं ओर, दक्षिणा में बाईं ओर विक्षेपित करता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। यानी यहाँ पर आंसर होगा ए 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है हमें। बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह, इस विद्रोह की प्रारंभिक चिंगारी में से एक था। ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर को विद्रोही द्वारा दिल्ली में विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता के रूप में घोषित किया गया था, ये भी सही है। यह विद्रोह ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों में एक साथ और एक समान रूप से नहीं, ऐसा नहीं है। 70 का 3 रॉन्ग है, यानी यहाँ पर आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 71 है। बक्सर युद्ध 1764 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्न में से किस संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया था, ये बताना है। यहाँ पर मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। यानी 71 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन निष्कासन का सिद्धांत को सबसे अच्छे किस रूप में समझा जाता है, यानी 72 में बताना है। ब्रिटिश ने पर्याप्त आर्थिक प्रतिफल दिए बिना भारत से संसाधनों का दोहन किया, जिससे देश दरिद्र हुआ। यानी यहाँ पर 72 में आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः भारत के भीतर सबसे ऊंची चोटी है? हमसे पूछा गया है भारत के भीतर, भारत के अंदर ही हमें बतानी है। यहाँ पर आंसर होगा बी, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 के मुख्यतः किस देश में भारतीय प्रवासियों द्वारा की गई थी? यहाँ पर आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 74 का आंसर होगा सी। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 1934 में। क्वेश्चन नंबर 75 है। अल्बानिया में फ्लेमिंगो क्रांति जैसे नागरिक समाज आंदोलन मुख्यतः किसके बीच तनाव को उजागर करते हैं? 75 यहाँ पर आंसर होगा पर्यावरण, पारिस्थितिकी संरक्षण और बड़े पैमाने की वाणिज्यिक विकास परियोजना। क्वेश्चन नंबर 76 है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया। यहाँ पर ऑप्शन 1 तुमसे असत्य पूछा है। सामान्यतः मामलों में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, यानी यहाँ पर आंसर होगा बी। 76 में आंसर होगा बी।
आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं 76 क्वेश्चन पे। इसके ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 में 77 से क्वेश्चन करेंगे। और आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इसका PDF पार्ट 2 कंप्लीट हो जाने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा।